जो अहमदाबाद की दुर्घटना हुई। तो बोइंग या एयरबस जैसी इतनी पावरफुल है, जिसकी कंपनियां, जिनकी लॉबी इतनी तगड़ी है, वो सच बिल्कुल सामने नहीं आने देंगे सर। पायलट एरर बता देंगे। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत चीज चल रही है कि सीट का लॉक खराब हो। तो सबसे आसान बताना, वो सबसे आसान बनाना है, इसलिए कि जो आदमी अपना पक्ष नहीं रख सकता बेचारा, वो अब उसके ऊपर आरोप देना बहुत आसान है। आज भी एयर इंडिया की जो मेंटेनेंस है वो भारत सरकार के ही हाथ में है, टाटा के हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट में किस डिपार्टमेंट के हाथ में? सिविल एविएशन मंत्रालय के पास। सिविल एविएशन, अच्छा। तो अगर सिविल एविएशन मंत्रालय के पास है तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो उन पे लगेगा। अभी तो ब्लैक बॉक्स कहते नहीं खुला है उसका। ये मजाक है, इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसी बात है तो ये जांच अगर होगी तो कई लोग नपेंगे सर। डीजीसीए क्या कर रहा था, आंख बंद करके बैठा अपने एसी कमरों में एसी चला के, कि जो चार्टर सर्विसेज वाले हैं वो सबसे बड़े जिसको कहते हैं ना अपराधी हैं एविएशन के अंदर, हमारे देश में एटलीस्ट। जेट एयरवेज के 131 पायलट बिना पीपीसी के विमान उड़ा रहे थे, यानी कि देवर फ्लाइंग टेक्निकली विदाउट लाइसेंस। न्यूजीलैंड और कनाडा दुनिया का सबसे बेहतरीन एविएशन सर्विसेज है, इंडिया के अंदर भी वैसा अनफॉर्चुनेटली नहीं है। नमस्कार, अमरउजाला.com पर मेरे प्रोग्राम खरी बात में आपका स्वागत है। खैर मकदम है, वेलकम है। मैं विनोद अग्निहोत्री रूबरू हूँ आपसे आज फिर एक नए मेहमान के साथ। अभी हाल में ही अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई, उसके बाद इस देश में जिस तरह की शोक संवेदना हुई, हम सबको जो झटका लगा और भारत के पूरे विमान परिचालन पर एक सवाल उठा, उस पर तमाम सारी राय भी आई, तमाम एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी राय रखी। जांच भी हो रही है, सरकार जांच भी करा रही है, क्योंकि बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई थी। उन्हीं मुद्दों पर अहमदाबाद की दुर्घटना को लेकर के, इसके अलावा भारत के आकाश में जो हमारा विमान परिचालन है वो कितना सुरक्षित है, वो चाहे हेलीकॉप्टर्स का हो, चाहे एयरलाइंस का हो, उन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम एविएशन एक्सपर्ट पत्रकार रजनीश कपूर जी से। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके बारे में हम सब जानते हैं कि आप जिस चीज़ को, जिस मुद्दे को पकड़ते हैं उसकी तह तक जाते हैं, ये आपकी खासियत है, और एविएशन पर तो आपने बहुत काम किया है। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो अहमदाबाद की दुर्घटना हुई, देखिए हमारी स्मृति में विमान दुर्घटनाएं एक तरह से लोप हो गई थी। काफ़ी समय से विमान परिचालन भारत में बड़ा सुरक्षित था, और मुझे लगता है शायद आखिरी दुर्घटना वो मैंगलोर वाली हुई थी, जब वो रनवे पर वो जहाज़ चला गया था, और उसके पहले पटना में हुई, बेंगलोर में हुई, कोझिकोड में भी हुई, हाँ, लेकिन गुवाहाटी में हुई थी। ये सब अब ये सब ज़्यादा ताज़ा हो गई अहमदाबाद की दुर्घटना के बाद, जिसमें 250 के आसपास लोग मरे, सिर्फ सौभाग्य से एक व्यक्ति जिंदा बचे। तो आपको क्या लगता है, वैसे तो जांच सरकार कर रही है, आपको क्या लगता है कि विशेषज्ञ के नाते आप एविएशन को इतना फॉलो करते हैं, कि इस दुर्घटना के पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं, जिनमें से कोई एक प्रमुख कारण होगा, लेकिन क्या संभावनाएं, आशंकाएं? सर, मैं इसमें यहाँ से थोड़ा सा हट के बात शुरुआत करूँगा कि कारण जो भी हो, मेरा ये मानना है कि क्या सच सामने आएगा, क्या हमारी जांच करने वाली जो एजेंसियां हैं, फॉर दैट मैटर कि एविएशन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो हो, या डीजीसीए हो, या एमओसीए हो, ये लोग क्या जांच का सच सामने आने देंगे? और इन सब से ऊपर जो विमान की कंपनियां हैं, क्या वो सच आने देंगी? कि उनकी भी रसूख का सवाल है। अब बोइंग हो या एयरबस हो, जो भी हो, रोल्स रॉयस का इंजन है कि जीई का इंजन है, ये डिपेंड करता है अब किसकी कमी है, टेक्निकल कमी है। ले दे के थ्योरियाँ बहुत चल रही हैं सर। थ्योरियाँ ऐसी चल रही हैं कि पायलट एरर बता देंगे। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ चल रही है कि सीट का लॉक खराब हो। तो सबसे आसान बताना, वो सबसे आसान बनाना है, इसलिए कि जो आदमी अपना पक्ष नहीं रख सकता बेचारा, वो अब उसके ऊपर आरोप देना बहुत आसान है। मुझे याद है जिस समय ये घटना घटी, तो मैं एयर इंडिया के अपने एक मित्र से मैंने बात करी, वो भी कैप्टन हैं, तो उनका सबसे पहला रिएक्शन ये था, ये सब छोड़ो, वी हैव लॉस्ट आवर बेस्ट मैन। तो इसलिए पायलट एरर मैं नहीं मानता कि पायलट एरर होगा। वैसे भी जो रिपोर्ट है, जो पायलट सबरवाल थे, काफ़ी एक्सपर्ट और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। इतने ज़्यादा घंटों का उनका एक्सपीरियंस कैप्टन सुमित सबरवाल का, और खैर उनके साथ को पायलट थे, उनका कम था, लेकिन सिचुएशन
पायलट की ऐसी होती है कि पायलट का जॉब बहुत गंभीरता वाला है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का है कि अपने साथ इतनी सारी जानों को वो उड़ा रहे हैं, तो हर तरह के स्ट्रेस से फ्री होना और सब चीज़ों को बहुत होशियारी से और हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो पायलट एरर की बात मुझे लगता है कि अभी डाल दी जाएगी बेचारों पर। मैं उनको बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि वो अब इस दुनिया में नहीं है और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन थ्योरियाँ बहुत चल रही हैं सर, इसमें ये बता रहे हैं कि मैकेनिकल फेलियर, अब इसके टरबाइन का RAT का जो टरबाइन होती है, तो उसको टरबाइन को बता रहे हैं कि जी वो एकदम खुल गया, जो कि गलत तरह से डिप्लॉय कर दिया गया। वो गलत तरह डिप्लॉय हो गया, भाई वो ऑटोमेटिक भी डिप्लॉय किया जा सकता है कि पावर फेलियर अगर हो जाए तो उसको इमरजेंसी पावर सिचुएशन देने के लिए वो टरबाइन डिप्लॉय हो जाती है, या मैनुअली उसको डिप्लॉय किया जाता है कि जब पायलट देख ले। लेकिन RAT के अंदर कहीं पे भी इतनी पावर नहीं होती है कि वो प्लेन को टेक ऑफ कर दे। ओके। फिर आती है मेंटेनेंस की बात। ये बात बहुत लोगों को पता नहीं है सर, आज भी एयर इंडिया की जो मेंटेनेंस है वो भारत सरकार के ही हाथ में है, टाटा के हाथ में नहीं है। अच्छा, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि ये बात पक्की है। अब अगर मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रही है और मेंटेनेंस इशू था, तो कई बातें हैं कि किसी पायलट ने या किसी टेक्निकल इंजीनियर ने उसके अंदर प्लेन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम पहले पाई तो उसने क्या अपने सुपीरियर को बताई, सुपीरियर ने उसकी जांच की, उसकी जांच करके उसको ठीक किया। इन सब के ऊपर बैठा है हमारा DGCA। ये सब लॉगबुक में मेंटेन किया जाता है। कभी भी किसी भी प्लेन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है या उसका रूटीन चेकअप भी होता है जो कि हर बार होना होता है, उस चेकअप के ऊपर DGCA का ऑडिट किया जाता है कि आपने कब कब क्या सिचुएशन देखी और उसके ऊपर आपने क्या क्या अपना उपाय किए जी। तो ये अगर गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट में किस डिपार्टमेंट के हाथ में? सिविल एविएशन मंत्रालय के पास। सिविल एविएशन। अच्छा, तो अगर सिविल एविएशन मंत्रालय के पास है तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो उन पे लगेगा बिल्कुल, कि अगर मेंटेनेंस इशू था तो ऐसा तो नहीं है कि टाटा की ही टीम कुछ उसको कर रही थी। सर अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी कोई प्लेन कहीं से आता है या जाने से पहले उसकी प्रॉपर चेकअप होते हैं, प्री फ्लाइट चेकअप जिसे कहते हैं, तो उसको चेक करने के लिए एक टेक्नीशियन होता है और टेक्नीशियन के बाद इंजीनियर होता है जो उसको पूरा वेरीफाई करेगा कि हाँ ये चेक वो चेक वो चेक। अब ये सब चेक करने में टाइम लगता है और जो इंजीनियर है उसके पास कई फ्लाइट्स खड़ी हैं जिसको उस पर सुपरवाइज करके चेक करना है फिजिकली। तो जिसको कहते हैं सर कि जल्दबाजी का काम जो होता है, वो जिसको फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, खाना पूर्ति होनी है, तो चल भाई टेक्नीशियन तू सब कुछ चेक कर दियो, मेरे से साइन ले लियो, वो कैजुअली होती है। तो अगर ऐसी बात है तो ये जांच अगर होगी तो कई लोग नपेंगे सर। कई लोग इसलिए नपेंगे कि टेक्नीशियन, इंजीनियर, फिर DGCA क्या कर रहा था, आंख बंद करके बैठा अपने ऐसे कमरों में AC चला के कि भैया हो जाएगा कोई बात नहीं। अब इंस्पेक्शन करने का DGCA के अधिकारी जाएंगे तो चाय समोसा खाने जाते हैं क्या सिर्फ? क्यों नहीं काम करते हैं? और अगर किसी एयरलाइन इनके ऊपर प्रेशर डालती है, कोई भी एयरलाइन, मैं किसी एयरलाइन का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो इसका मतलब कहीं पे भ्रष्टाचार भी हो रहा है कि भाई अगर हमारी छोटी मोटी हल्की सी कमी है। अब क्या है सर, एयरलाइन के अंदर 3 तरह की इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 एंड प्रायोरिटी 3। अब प्रायोरिटी 1 की इक्विपमेंट की ऐसी प्रायोरिटी होती है कि मान लीजिए कोई भी प्लेन के अंदर कोई ऐसा पार्ट ख़राब पाया जाता है या नॉन फंक्शनल है या क्या है, उसको विद इन फ्यू आवर्स रिप्लेस करना है, तभी वो प्लेन उड़ेगा, नहीं तो नहीं उड़ेगा। प्रायोरिटी 2 विद इन 72 आवर्स आपको उसको ठीक करना ही करना है। प्रायोरिटी 3 मतलब 10 दिन के करीब आपको प्लेन के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना ही करना है। तो एयरलाइन लोग क्या करते हैं सर, अपना मुनाफा कमाने के लिए, ये सबके ऊपर लागू है, चाहे वो ये शेड्यूल्ड एयरलाइन हो या नॉन शेड्यूल्ड एयरलाइन हो। जो नॉन शेड्यूल्ड का मतलब ये है कि चार्टर एयर चलाते हैं, जिनके पास ज़्यादा हवाई जहाज़ हैं तो किसी और विमान के अंदर जो पुर्जा ठीक से चल रहा होगा उसको इससे अल्टा पल्टी कर देंगे, कर देते हैं, जिससे कि ये दिखा देंगे कि जी ये इस विमान में ये कमी आई थी, हमने उसको ठीक कर दिया। वो देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक पाया, चल भाई तुम उड़ जाओ। दूसरा विमान ये मिस्त्री करते हैं, कारवां करते हैं। तो अब उसमें जो पुर्जा एक्चुअली खराब था, जिसको ठीक करने के लिए पहले 10 दिन मिल रहे थे, अब वो 10 के 20 दिन मिल गए क्योंकि वो दूसरे विमान में लग गया।
तो 20 दिन में कहीं से चल के आएगा। अब 20 दिन में भी चलो गनीमत है आ जाए तो विमान तो सुरक्षित हो जाएगा। तो अब विमान सुरक्षित रखना, विमान को सही से उड़ाना, ये एयरलाइन और डीजीसीए दोनों की जिम्मेदारी है, जॉइंट है। क्योंकि आज की डेट में सर आप अगर देखें, आप और मैं किसी डेस्टिनेशन पे जाना चाहेंगे तो आज तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। तो हम देखेंगे जी क्या है कि इसकी फ़्लाइट 4000 की है, उसकी 4500 की है, उसकी 3200 की है। तो जो सबसे सस्ती फ़्लाइट होगी हम वो लेंगे। हम ये नहीं देखते हैं कि किस फ्लाइट के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, एयरलाइन की जो भी एयरलाइन है कि उसका सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कितना हाई है, क्या चीज़ है, उसकी क्या रेपुटेशन है, उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो फैक्टर्स बहुत हैं। नाउ कमिंग बैक टू द मुद्दा कि अब इसमें एक थ्योरी ये भी आ रही है कि पायलट एरर हमने बता दिया, उसका वो बता दिया, हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पे ये कह रहे हैं कंटामिनेटेड फ्यूल की बात रही है, मिलावटी ईंधन की। हाँ, तो मिलावटी ईंधन की बात आ रही है तो मेरे को यहाँ पे एक बहुत अच्छा और रोचक किस्सा याद आ रहा है। 2019 में सर मैं जा रहा था चेन्नई। तो जैसे ही हम प्लेन बोर्ड करने लगे थे दिल्ली से, तो मैंने देखा कि वहाँ पे फ्यूल टैंकर लगा हुआ है और उसको रिफ्यूलिंग हो रही है। तो ये तो नॉर्मल सी बात लगी मुझे, मैंने कहा ठीक है। अचानक मेरी नज़र पड़ती है उसके टैंकर के नंबर प्लेट पे। उसका नंबर था DAR0018। अब चूंकि मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में पला बढ़ा हूँ, तो मुझे ज़्यादातर नंबरों की जानकारी है कि कौन सा नंबर किस कैटेगरी का होता है। और वाइट प्लेट पे ब्लैक में था, वो वाइट प्लेट में ब्लैक के ऊपर चिपका हुआ एक नॉर्मल स्टिकर था, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं थी। मैंने सबसे पहले उस ट्रक की फ़ोटो खींची कि पाइप उसका कनेक्टेड है उसके साथ, और मैंने अपनी वेबसाइट पे खुद डाला उसको इमीडिएटली सर्च किया कि ये टैंकर क्या नंबर है, ये किसका है, कि वास्तव में ट्रक के नाम पर रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो आप यकीन नहीं करेंगे सर कि वो निकला मारुति 800 1984 की गाड़ी और किसी राजीव मनचंदा के नाम पे। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, इमीडिएटली हरदीप पुरी साहब हमारे सिविल एविएशन मंत्री होते थे, उसके साथ मैंने ट्वीट लगा के होम मिनिस्ट्री सबको टैग किया। उसके 2 दिन बाद मैंने स्टोरी भी पब्लिश की। और फिर मैंने इसी बीच प्लेन में चढ़ते चढ़ते, क्योंकि मेरे एविएशन में सब कॉन्टैक्ट्स हैं, मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा कहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, कि क्या ये जो टैंकर्स हैं वो एयरपोर्ट के बाहर जाते हैं कि नहीं जाते, कि इन पे मोटर व्हीकल एक्ट लागू होता है कि नहीं होता है। तो सब ने कहा बिल्कुल बाहर जाते हैं, सर्विसिंग के लिए जाएंगे, ठीक मरम्मत होने के लिए जाएंगे, सब कुछ लगता है। तो इसका मतलब उस पर नंबर प्लेट लगना ज़रूरी है। रिगार्डलेस नंबर प्लेट लगना ज़रूरी है। तो अगर किसी टैंकर पे मारुति 800 की नंबर प्लेट लगी हुई है तो हमारा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन 84 मॉडल जो कि एक्सपायर हो गया 2019 में, 34 साल पुरानी। तो इतनी पुरानी गाड़ी की नंबर प्लेट पे तो हमारा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी क्या कर रहा है? मुझे और कुछ नहीं सूझा। मैंने बीकेएस के डीजी राकेश अस्थाना जी हमारे परिचित हैं, मैंने उनको फ़ोन भी किया और पूरी रिपोर्ट बना के उनको भेज भी दी। उन्होंने इस पर जांच करवाई और मेरे सारे एलिगेशन सच पाए गए। आज जब मैं जाता हूँ 19 के बाद देखता हूँ तो सब पे सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हुई है, प्रॉपर लोहे की उस पर कसी हुई। आप एक विजिलेंट जर्नलिस्ट थे तो आपने उसको पकड़ा, आपने उसको फॉलो किया, फॉलो करने के बाद आपने उस बात को ऊपर तक ले गए, तो कम से कम वो एक जो प्रॉब्लम थी सिक्योरिटी ब्रीच की वो काफ़ी हद तक हल हुई। लेकिन सर इसके अंदर मैंने फिर अपने एयरलाइन के कॉन्टैक्ट से बात करी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये क्या सिस्टम है, ये क्या स्कैम है? कहते हैं सस्ता तेल किसे बुरा लगता है? क्या मतलब? सस्ता तेल का मतलब मिलावटी तेल होगा, तो मिलावटी तेल है, चोरी का होगा, चोरी का होगा, कुछ भी हो सकता है। अब मारुति 800 के नंबर पे आप सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि मारुति 800 है, वो किसी टाइम पे किसी के नाम पे रजिस्टर हुई होगी और वो अलाउड होगा कि अंदर तक टारमैक तक आने के लिए गाड़ी अलाउड है, तो कोई वीआईपी मूवमेंट के हिसाब से या क्या है, क्योंकि नंबर भी 0018 है, तो गॉड नोज कि क्या सिस्टम है क्या है, तो हम इसमें डिबेट नहीं करते। अब वो गाड़ी के नाम पे टैंकर कब से चल रहा होगा ये जांच का विषय है। कितना उसके पेट्रोल उसने चोरी करके किस किस एयरलाइन को बेचा, उस पर बड़ा बड़ा इंडियन ऑयल लिखा था कि इंडियन ऑयल एविएशन फ्यूल, जो जैसे टैंकर पे लिखा होता बिल्कुल बाकायदा वो फसाड ठीक था। सर ये देखिए कि इस बात की क्या गारंटी है कि सिर्फ उसके अंदर तेल होगा? कभी उस दिन आतंकवादी बैठ गए, प्लेन हाईजैक भी तो हो सकता था। नहीं, सिक्योरिटी ब्रीच तो है ही, पूरा सिक्योरिटी ब्रीच है। अब मिलावटी तेल अगर तब से चल रहा है तो अब क्यों नहीं हो सकता? हम मिलावटी तेल को भी दिल्ली पुलिस ने करीब 25,000 लीटर जो है पकड़ा है कि वो उसको तारबीन बना के बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो भी चोरी का। लेकिन वो सोर्स से चोरी हो रहा है, यहाँ पे एयरपोर्ट से चोरी नहीं हो रहा। अगर वो सोर्स से चोरी हो रहा है और तारबीन बन के बिक रहा है तो वो एयरलाइन को भी बिक रहा होगा डेफिनेटली। तो अब
अगर किसी लालची व्यक्ति की ये भावना जाग जाती है कि अभी तक तो मैं 100 में 10% तेल में मिलावट कर रहा हूं, अब आज 20% मिलावट करके देखते हैं, तो उसके अंदर लालच जाग गया। तो 20% मिलावट अगर करी है तो ये हाल हुआ। ये भी एक थ्योरी हो सकती बिल्कुल थ्योरी हो सकती है। अब जांच में देखते हैं क्या निकल के आता है। अगर ये है तो सर बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि 2019 में मैंने ये चीज़ एक्सपोज की है, तब भी हमारी अथॉरिटीज़ नहीं जागी हैं। सिविल एविएशन है और डीजीसीए है और हमारे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है। क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लोग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, कागज अपने पूरे कर रहे हैं। हाँ भाई, किसी ने एक गलती करी तो उसके बाद क्या हुआ? उसको आपने दोषी को सजा दी कि नहीं है। दी? आमतौर पर तो रजनीश जी जितने ये एयर क्रैश होते हैं, ज़्यादातर जो जांच होती है ब्लैक बॉक्स से जो रिकॉर्ड मिलता है, डेटा रिकॉर्डर होता है, तो वो ह्यूमन एरर की बात सामने आ जाती है। और ह्यूमन एरर बताना इसलिए आसान होता है कि उससे एयरलाइन भी बच गई, उससे जहाज बनाने वाली कंपनी भी बच गई, और जिसके मत्थे बढ़ दिया गया वो तो बेचारा अपनी सफाई देने की स्थिति में नहीं है, वो तो चला गया पायलट। सर यहाँ पे एक मैं और किस्सा आपको याद दिलाऊं कि टाटा ग्रुप के ही साइरस मिस्त्री थे, उनका मर्सिडीज गाड़ी के अंदर एक्सीडेंट हुआ था और उनकी दुखद मृत्यु हो गई इसमें। तो क्या मर्सिडीज गाड़ी बिकनी बंद हो गई? नहीं। और सच सामने नहीं आया। क्या बात रही होगी कि अब हम लोग जब गाड़ी खरीदते हैं नई गाड़ी, तो हमको शोरूम वाला ये बात ही बताता है, चाहे मारुति लें चाहे मर्सिडीज़ लें, तो वो बताता है कि जी आपको सीट बेल्ट ज़रूर लगानी है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो एयरबैग डिप्लॉय नहीं होगा एक्सीडेंट की सिचुएशन में। तो अब रूट कॉज क्या था? गलती साइरस मिस्त्री की थी या कंपनी की थी कि एयरबैग नहीं खुले या क्या नहीं हुआ? लेकिन वो तो नहीं हुआ, सच सामने नहीं आया कि मर्सिडीज़ को कोई उसकी साख पे नहीं हुआ। अब विमान की अगर आते हैं तो बोइंग या एयरबस जैसी इतनी पावरफुल है, जिसकी कंपनियां, जिनकी लॉबी इतनी तगड़ी है, वो सच बिल्कुल सामने नहीं आने देंगे सर कि उनके विमान की कोई कमी है। और बोइंग के ही एक विसल ब्लोअर का आपको किस्सा पता होगा कि उसने बोइंग के खिलाफ, अपनी कंपनी के खिलाफ पूरी आवाज़ उठाई कि ये स्पूरियस पार्ट लगा रहे हैं, ठीक तरह से नहीं काम कर रहे हैं और विमान के अंदर इतनी दिक्कतें आ रही हैं। तो जिस दिन उसकी पेशी थी या उस पेशी से कुछ दिन पहले उसको मृत पाया गया कार पार्किंग लॉट के अंदर, जिसको कहते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया। अब वो सुसाइड क्यों करेगा? बोइंग जैसी इतनी बड़ी कंपनी है, सैबोटेज तो कुछ भी कर है। यह भी अमेरिका में उसका पूरी इंक्वायरी हो रही थी, तो पूरा किस्सा। तो मेरा कहना ये है कि असल में शायद कंपनियां ये भी सोचती होंगी कि जैसे अगर इस तरह की कोई बात आ गई और उनकी कमी पाई गई तो उनका मार्केट तो जब डाउन होगा, शेयर प्राइस पहले ही डाउन हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और अमेरिका जैसी लॉबी है तो वो डेफिनेटली नहीं चाहेगी कि कभी सामने आए। तो मैं अपने जो मित्रों से बात कर रहा था, उन लोगों ने भी यही बोला कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी एविएशन एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, वो लोग इतने केपेबल हैं ही नहीं। आप उस सबको छोड़िए, हमारा डीजीसी है, उसमें बाबू लोग ही ज़्यादा बैठे हैं, उसमें टेक्निकल आदमी ना के बराबर हैं। अब एक मिसाल के तौर पे आप देखिए, इसी विमान हादसे को जो जांच कमेटी बनी है जी, आपके पास भी वो नोटिफिकेशन आया होगा होम मिनिस्ट्री का, उसके अंदर कितने लोग बैठे हैं? उसके अंदर ज़्यादातर अफसर लोग हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट ज़ीरो। अब अफसर लोगों की क्या असाइनमेंट दिया जाएगा उनको कि भैया आपने इंश्योर करना है कि सरकार के ऊपर किसी तरह की आंच ना आए। वो तो बेचारे वही करेंगे। उनसे एविएशन का एक छोटा सा सवाल भी पूछ लिया जाए तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। वो तो इस तरह के है कि कॉमा फुल स्टॉप ठीक से लगा है कि नहीं रिपोर्ट के अंदर, वो ये चीज़ देखेंगे। अभी तो ब्लैक बॉक्स कहते नहीं खुला है उसका। ये मजाक है, इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता। हम सब ने इस विमान के चित्र देखे हैं। और यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ कि हर विमान में 2 ब्लैक बॉक्स होते हैं। एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो आगे होता है, और एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो कि पीछे की तरफ होता है, टेल पे। एक नोज पे होता है, एक टेल पे होता है। तो विमान में चलिए कहते हैं आग लग गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उस ब्लैक बॉक्स को इतना मजबूत बनाया जाता है कि आग, पानी, तूफान से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा सुरक्षित रहता है। उसके अंदर का डेटा बिल्कुल ठीक रहता है। अब तमाम फोटोज हैं जहां इस विमान की टेल बिल्कुल सुरक्षित है। तो ये कहना कि उसका बेकार हो गया, ब्लैक बॉक्स खराब हो गया, उसको खुलने में टाइम लग रहा है। हमारे देश के अंदर दावा ये किया जाता है सर कि हमारे पास इतनी बढ़िया फॉरेंसिक लैब है, हम किसी भी तरह की हार्ड डिस्क जो जल गई या टूट गई, सब कुछ उसमें से डेटा निकाल लेंगे। अब चाहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर इस केस के अंदर आपने उस ब्लैक बॉक्स को अमेरिका क्यों भेजा? आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसका मतलब आप इक्विप्ड नहीं है। तो इतने करोड़ों रुपए आपने लगा दिए, करदाता का पैसा लगा के इतनी बड़ी बड़ी लैब निकाल दी, तो
तो मैं किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ सर, मैं फिर से बोल दूं, ये इतने सालों से होता है, सिस्टम की बात है, तो ये संभव ही नहीं है। अब अभी आपने मैंगलोर क्रैश और कैलीकट और कोझिकोड के क्रैश की बात कही, तो इन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी कि जी जो एयरपोर्ट्स की ऑडिट होती है वो पहले साल में एक बार होती थी, अब साल में 2 बार की जाएगी। सर मैं समझता हूँ हमारे देश में शायद करीब 147 एयरपोर्ट्स हैं, पूरे देश एयरपोर्ट। अगर उनकी हमको साल में 2 बार ऑडिट करना है, तो ऑडिट करने का मतलब होगा 294 बार ऑडिट होगा। 294 बार ऑडिट अगर होगा तो एक ऑडिट को होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। तो क्या हमारे सिविल एविएशन विभाग के पास इतनी मैन पावर से मतलब क्वालिफाइड मैन पावर है जो जिसको कहते हैं कि ऑडिट को कंप्लीट कर सके? तब तो ये फायदा ऐसी अनाउंसमेंट करने का, तो क्या फायदा? तो मेरा फिर से यही कहना है कि सच सामने मुझे नहीं लगता कि आएगा। आपको लगेगा कि मैं बहुत होपलेस बातें कर रहा हूं, मैं होपलेस बात नहीं कर रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सच अगर सामने आए तो ऐसा नज़ीर बने कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। हम जब भी कोई हादसे की इन्वेस्टिगेशन होती है, खासकर विमान हादसे की, तो हमें ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम किसी पर आरोप नहीं लगाएं। हम ऐसा काम करें कि ये हादसे दोबारा ना हो और हादसे से बचा जाए और इतना जान माल का नुकसान ना हो। ये भी हो सकता है सच आप कह रहे हैं सच सामने ना आए, मैं कह रहा हूँ कि जो सामने आए वही सच हो। ये भी बात है, बिल्कुल है, दोनों बातें हो सकती हैं। अब हमारे देश के इतने महान प्रधानमंत्री हैं, वो तो चाहेंगे कि सब कुछ सच, दूध का दूध और पानी का पानी आए, तो शायद अमेरिका से बार्गेनिंग करनी हो। गुजरात में हुआ है, उनके अपने गृह राज्य में। हाँ, और मतलब अमेरिका से बार्गेन करना हो अगर किसी ना किसी बात पे, तो हो सकता है बोइंग को दोषी ठहराया जाए। और यहाँ पे अगर मेंटेनेंस की बात है, ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मेंटेनेंस की बात है तो एयर इंडिया इंजीनियरिंग जो है वो आज की डेट में जो मेंटेनेंस देखती है वो भारत सरकार के पास ही है, टाटा के पास नहीं है। ये ऐसा ना लगे कि मैं किसी टाटा के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। अभी आपके पास आने से पहले भी, और मैंने कुछ चैनल्स पे पहले भी बोलता आया हूँ, तो मैंने पूरा रिसर्च किया हुआ है। मैंने कहा कल को ये बात निकल के ना आए, कोई भी जना गूगल कर लेगा, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है वो जो मेंटेनेंस करती है प्लस ग्राउंड स्टाफ जो देती है, ये 2 सब्सिडरी हैं एयर इंडिया की, ये दोनों अभी भारत सरकार के पास है, उसके अधीन है। रजनीश जी, तो विमान बोइंग जो हादसा हुआ ड्रीम लाइनर का, उस पर चर्चा हुई। अब सच क्या है सामने आएगा। अब सरकार ने जो संयुक्त राष्ट्र की एक्सपर्ट कमेटी थी उसको भी मना कर दिया है कि कोई तीसरा हस्तक्षेप हमें नहीं चाहिए। चलिए, ये तो हमारा अपना विशेषज्ञ है। ये जो तमाम इस तरह का जो होता है, जैसे कंटामिनेटेड फ्यूल की बात हुई, तो अगर इस तरह का रैकेट है जो दिल्ली पुलिस ने भी पकड़ा था, तो मान लीजिए चोरी अगर करते होंगे लोग, तो एक तो उन्होंने बताया साहब पेंट कंपनियों को बेचते हैं, तारपीन कहकर उसको जो है। दूसरा क्या, ये जो छोटी एयरलाइन वाले हैं या जो प्राइवेट एयरलाइन वाले, मतलब चार्टर्ड वाले हैं या जिनके पास पर्सनल एयरक्राफ्ट हैं, चॉपर्स हैं, क्या वो लोग भी इस तरह की? सर आज की डेट में मैं आपको एक और बहुत, जिसको कहते हैं ना, खुलासा करने वाला हूँ कि जो चार्टर सर्विसेज वाले हैं वो सबसे बड़े जिसको कहते हैं ना अपराधी हैं एविएशन के अंदर, हमारे देश में एटलीस्ट। कारण आपको बताऊं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। अभी आपके ऑफिस आ रहे हैं तो वहाँ पे इस महाशय की बहुत बड़ी फैक्ट्री है नोएडा के अंदर, एंट्री पे पता लग जाती है। वो एक चार्टर्ड सर्विस भी चलाते हैं और उत्तर प्रदेश की एक महिला अधिकारी के साथ उनको जेल भी हुई थी। बहुत बड़ी अधिकारी थी, महिला अधिकारी, उनके साथ उनको जेल भी जाना पड़ा था। और उनकी जो क्या कहते हैं कि चार्टर सर्विस अभी तक चल रही है। मैंने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई है। मज़े की बात यह है कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के सीधे साधे नॉर्म्स हैं कि आपके खिलाफ अगर यदि कोई पेंडिंग केस चल रहा है, किसी भी तरह का आपराधिक मामला चल रहा है, तो आपको और आपकी एयरलाइन कंपनी को वहाँ का एयरपोर्ट एंट्री पास नहीं दिया जाएगा। और एयरपोर्ट एंट्री पास टेम्परेरी देना सिर्फ उनके लिए होता है कि कोई किसी वीआईपी को लेने जा रहा है तो वहाँ पे एयरपोर्ट की डीसीपी सिक्योरिटी पे जाएंगे, पूरा प्रोटोकॉल होता है, साइन किया जाता है, आधार कार्ड लिया जाता है, तो वो कुछ घंटों का आपका टेम्परेरी एयरपोर्ट एंट्री पास बनता है। मैंने भी बनवाया हुआ है, मैं भी गया हुआ हूँ एयरपोर्ट पे, ऐसे किसी चक्कर में जाना पड़ता है, पत्रकारिता में आप भी जानते हैं जाना पड़ता है, तो ये पास बनाए जाते हैं। अब वो महाशय क्योंकि इन्फ्लुएंशियल हैं, उनका केस इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनको खारिज हो गया था
उनको सज़ा हुई थी, उसको स्टे करवाया उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो केस पेंडिंग है, केस ख़त्म नहीं हुआ है। वो एयरलाइन टेम्परेरी एयर पास पे चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है। अब जो आदमी एयरपोर्ट एंट्री पास के अंदर ऐसा समझौता करता है, तो वो अपने उपकरण क्या लगाएगा उसके अंदर, क्या स्पूरियस पार्ट्स लगाएगा, तो वो सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा। यही काम होता है चॉपर्स का। जैसे केदारनाथ में हादसे हो रहे हैं, बद्रीनाथ में हादसे हो रहे हैं। केदारनाथ में इस तरह लगातार पिछले 6 हफ्तों में 6 हादसे हुए और एक तो बड़ा फैटल हुआ जिसमें 6-7 लोग मारे गए। सर उसमें क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती और है, खासकर प्राइवेट एयरलाइंस में ज्यादा हो रहा है। वहाँ तो चार्टर सर्विस की है प्राइवेट, कोई वायुदूत वगैरह कुछ भी नहीं है। पवन हंस का सरकारी है, लेकिन हाँ, वो उनको बंद करा दिया जाता है ना, क्योंकि मुनाफा इन कंपनियों को कमाना है। ये भी एक भ्रष्टाचार का पूरा एंगल है कि सिलेक्टेड रूट्स हमको ही दिए जाएंगे, दूसरे को दिए ही नहीं जाएंगे। तो अब उसमें क्या है सर, बहुत हाईली क्वालिफाइड पायलट चाहिए और आपके पास एयरक्राफ्ट जो हैं आपके बहुत ही बढ़िया, जिसको कहते हैं कि वेदर प्रूफ उस तरह के होने चाहिए। नहीं तो पहाड़ों में उड़ाना और ऐसे मौसम में उड़ाना बहुत मुश्किल काम है। ये चार्टर सर्विसेज जितनी भी हैं, एयर चार्टर, चाहे वो चॉपर चलाए चाहे वो चार्टर्ड प्लेन चलाए, ये लोग बहुत बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं और हमारी एविएशन इंडस्ट्री का सत्यानाश कर रहे हैं। क्योंकि और ये जो केदारनाथ में जो हादसा इस तरह से तो उसका कारण यही है ना सर कि इन लोगों ने पायलट की ट्रेनिंग पे पैसा नहीं लगाएंगे। अब आपको देखिए ट्रेनिंग को लेकर एक बात आई है, तो भी इसी में बात खुलती है। आपको शायद पता ही है कि जेट एयरवेज के खिलाफ मैंने बहुत बड़ा अभियान चलाया था और आज जेट एयरवेज को बंद कराने में मैंने बहुत एक छोटी सी भूमिका निभाई है। सन 2014 में मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई जिसको मैंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया कि जेट एयरवेज का पायलट ट्रेनिंग इंचार्ज और उसके दो तीन पायलट अपना लिटरली बिना लाइसेंस के विमान उड़ा रहे थे। बिना लाइसेंस के कैसे कि हर पायलट को एक पायलट प्रोफिशिएंसी चेक करना होता है, जो 2 साल में एक बार किया जाता है, वो मैंडेटरी है और वो सिमुलेटर पे किया जाता है। इस का पूरा खर्च 5 से 8 लाख रुपए आता है पर पायलट, जो कि एयरलाइन की जिम्मेदारी है कि उसको देना है। अब जेट एयरवेज में क्या हो रहा था, मैंने उनसे आरटीआई डाल के ये सवाल पूछ लिया कि इन 3 पायलट्स का लास्ट पीपीसी कब हुआ है और अगर डिले हुआ है तो क्यों हुआ है, और डिले होने के ऊपर आप लोगों ने क्या एक्शन लिया है, और कोई एक्शन नहीं लिया तो क्यों लिया है, और आगे से ऐसा काम ना हो तो क्या इसके बारे में आप करेंगे। उन्होंने लंबा चौड़ा जवाब दे दिया। जो मेरे आरोप थे बिल्कुल सही पाए गए, हमेशा की तरह, जैसे आपको पता ही है। लेकिन जब ऑडिट हुआ तो जेट एयरवेज के 131 पायलट बिना पीपीसी के विमान उड़ा रहे थे, यानी कि देवर फ्लाइंग टेक्निकली विदाउट लाइसेंस। तो पायलट ट्रेनिंग पे अगर हमारा देश प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं करेगा तो हादसे, ऐसे छोटे मोटे हादसे जो चॉपर्स के होते हैं या प्राइवेट चार्टर के होते हैं या एयरलाइन के होते हैं, तो वो फिर जेन्युइन पाए जाएंगे और फिर बेचारे पायलटों पे गाज गिरेगी। जो अच्छे पायलट हैं उनको आराम करने को भी नहीं दिया जाता है, उनको प्रॉपर उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया कि इतनी फ्लाइट तुमको उड़ानी है, तो एफडीटीएल वायलेशन भी है। तो इसमें मैं समझता हूं कि ओवरऑल सिस्टम की ओवरऑलिंग होनी बहुत ज़रूरी है और जो हमारा सिविल एविएशन मंत्रालय है, डीजीसीए है, इन सबको बहुत कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है कि अब भारत में अगर एविएशन का ट्रैफिक इतना बढ़ रहा है, यात्राएं इतनी हो रही हैं, अब तो इंटर स्टेट और स्टेट के अंदर विद इन स्टेट बहुत, तो अगर ये ठीक से नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं है, मकानों के ऊपर, गाँव के ऊपर विमान गिरते रहेंगे अगर हम ऐसी लथार्जी करेंगे। ये एयरलाइन कंपनियां जो प्राइवेट चार्टर वाले हैं, ये लोग काम ही ऐसा कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये मंत्रियों को उड़ाने के चक्कर में सोचते हैं कि इनका रसूख बढ़ गया, आज हम फलाने मंत्री को उड़ा रहे हैं, आज हम इतने बड़े नेता को उड़ा रहे हैं, तो बस हो गया काम। हाँ, हमारे देश के अंदर जो हमारी एयरफोर्स है, जो कि गृह मंत्री को और राष्ट्रपति को और इन सबको उड़ाती है, वो अभी तक स्टैंडर्ड, क्योंकि फौजियों के हाथ में है, वो लोग पूरा स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं। प्राइवेट कंपनियां, शेड्यूल्ड एयरलाइन हो या नॉन शेड्यूल्ड हो, कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड्स नहीं करें। अगर स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे तो वो महंगे पड़ेंगे। जबकि हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर में ज़्यादा सतर्कता इसलिए भी जरूरी है कि इनमें होने वाली दुर्घटनाओं में सुरक्षित बचने की संभावना बिल्कुल 1% होती है। तो जैसे कहा जाता है इट इज अ सड़क पर तो फिर भी बचने की संभावना रहती है, इट इज अ फ्लाइंग बॉम्ब। हाँ,
तो इसलिए यही कहा जाता है कि ये तो उड़ता हुआ एक आग का गोला है जिसके अंदर हम फ्लाइंग लोग कॉफी नहीं बोलते हैं, बिल्कुल flying- कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके प्रति बहुत संवेदनशील हो जाएं और हम इस बात पे पूरा ध्यान दें। हम से मतलब है हमारी सरकार, हमारा मंत्रालय और सब लोग पूरा इस पे पूरा ध्यान दें कि हर हाल में हमें एविएशन को, भारत के एविएशन को बहुत सुरक्षित बनाना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जैसे स्विट्ज़रलैंड और जैसे कनाडा के अंदर है और न्यूजीलैंड के अंदर है। न्यूजीलैंड और कनाडा दुनिया का सबसे बेहतरीन एविएशन सर्विसेज है। इंडिया के अंदर भी वैसा अनफॉर्चुनेटली नहीं है, हम बहुत पीछे हैं। जबकि भारत में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहा है और पैसे देने की लोगों के पास दिक्कत नहीं है। लोग चार्टर कर करके जाते हैं जरा जरा सी बात के ऊपर। तो डीजीसीए हो, सिविल एविएशन हो और इसके जितने भी कंट्रोलर्स हैं उनको ये करना चाहिए कि अफसरों से ज़्यादा टेक्निकल आदमियों को एम्प्लॉय करें, रिटायर्ड पायलट्स को एम्प्लॉय करें जो कि हर तरह से इन्वेस्टिगेशन में माहिर हों, विमान की पूरी जांच कर सकें कि विमान का टेक्निकल पार्ट खराब है या कोई ऐसी चीज़ खराब है। तो उसमें यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे हादसे मुझे लगता है दुर्भाग्य से और होते रहेंगे। इसके साथ ही हम आपको एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला। ये थे रजनीश कपूर जी, पेशे से पत्रकार हैं लेकिन इनकी विशेषज्ञता है नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में, सिविल एविएशन के क्षेत्र में, और उसी पर हमने इनसे चर्चा की। अगले हफ्ते अगले किसी खास विषय पर किसी खास मेहमान से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे विनोद अग्निहोत्री को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।